ओके, स्टेट किरचॉफ्स लॉ, यूज किरचॉफ्स लॉ टू शो दैट नो करंट फ्लोज इन द गिवन सर्किट। ओके भाई, देखो एक बैटरी लगी हुई, पोलरिटी बैटरी की अपोजिट है, तो कहाँ से करंट इसमें फ्लो होगी क्या? इसको यदि पास में ले आओ, ओके, यूज किरचॉफ्स लॉ टू शो दैट नो करंट फ्लोज इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ये अपन को शो करना है। अच्छा, ये नेगेटिव टर्मिनल है और रूल तो होता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा हो, तो क्या डायग्राम गलत बना दिया इसने? चलिए देखते हैं भाई। ओके, करंट तो जा रही है भाई, कहाँ से हो गया है? हाँ देख लो, दिस करंट इज नॉन जीरो सो गिवन क्वेश्चन इज रॉन्ग। मैं कह रहा था ना डायग्राम गलत बना दिया गया है, क्योंकि बच्चों डायग्राम गलत इसलिए मुझे समझ में आ गया क्योंकि करंट जीरो होने के लिए ये 2 वोल्ट इस 2 वोल्ट को कैंसिल होना था, और ये 2 वोल्ट तो जुड़ रहा है। मतलब जब बैटरी का ऑर्डर ऐसा प्लस से माइनस होता है, तो देखो ये प्लस है और ये इसके माइनस से कनेक्टेड है, तो ये बैटरी तो सपोर्टिंग मोड में है। अगर आपका ऐसा होता है एक प्लस और ये माइनस, तो बच्चों यहाँ पे करंट कितनी होती? जीरो। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, बोलो जी। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही और सर स्क्रीन भी सर नहीं है। अभी भी नहीं आ रही है? नहीं सर, अभी आई है सर स्क्रीन सर, अब साफ आई है आवाज अभी सर, कुछ अच्छा, समझ में नहीं आया। अब ठीक है ना? अब ठीक है ना? आप कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अभी तो ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसमें देखो आप, ये बैटरी तो सपोर्टिंग मोड में लगी हुई ना, यहाँ तो ऐड हो रहे हैं वोल्टेजेस, और करंट को जीरो होने के लिए वोल्टेज को जीरो होना था, तो वोल्टेज जीरो होने के लिए माइनस माइनस से कनेक्ट होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन गलत है। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो अभी बट इसका पहला पार्ट करना है, स्टेट किरचॉफ्स लॉ। मतलब इसमें करंट आएगी, अगर ये देखा कह रहा है कि करंट जीरो क्यों होगी, करंट जीरो हो ही नहीं सकती, इसमें करंट फ्लो होगी, इसलिए गलत है क्वेश्चन। चलो पढ़ो एरिना, पढ़िए बेटा, क्वेश्चन का आंसर कहाँ? ये है, पढ़िए किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ। Kirchhoff's rules. First law or junction law. The algebraic sum of currents meeting at any junction is zero. That is, summation of I is equal to zero. This law is based on conservation of charge. Second law or loop law. The algebraic sum of potential differences of different circuit elements of a closed circuit or mesh is zero. That is, summation of V is equal to zero. This law is based on conservation of energy. ठीक है, अब न्यूमेरिकल मैप बता देता हूँ। अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ इन सिग्मा वी इक्वल टू जीरो इन द सर्किट पाथ ए बी सी डी ए, मतलब ये ऐसे चल रहे हैं। चलो चलता हूँ मैं। ठीक है 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 ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये करंट है प्लस, ये है माइनस, और ये करंट यहाँ जा रही है, मतलब ये है प्लस और ये है माइनस। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, चलिए तो चलना शुरू करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ से। चलो 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 चलो, माइनस से लेके प्लस। हम लोग बाद वाला साइन यूज करते हैं ना श्रुति? बाद वाला यूज करते हैं ना कि पहले वाला? बाद वाला। तब बाद वाला सर। ओके, बाद वाला तो पहला साइन क्या आएगा? +2 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। ओके, देन इसके बाद चलो चलो, करंट है आई और R2 माइनस IR2, क्लियर? चलो 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 चलो, प्लस से लेके Yes, sir. माइनस माइनस IR1, क्लियर? एंड माइनस से लेके प्लस प्लस टू Clear, इक्वल टू sir. जीरो, तो करंट की वैल्यू 4/R1 प्लस R2 क्या लिया हुआ है? दिस करंट इज नॉन जीरो, सो द गिवन क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ, हाउएवर अगर आप टर्मिनल ऑफ द वन बैटरी चेंज कर दोगे तो करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि यदि ये टर्मिनल इसके साथ में आ जाएगा तो वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा +2, करंट विल बी जीरो। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर, क्लियर। ओके, हाँ श्रुति नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट। State the principle of working of a potentiometer.
Figure shows the circuit diagram of a potentiometer for determining the EMF E of a cell of negligible internal resistance. What is the purpose of using high resistance R2? How does the position of balance point J change when the resistance R1 is decreased? Why cannot the balance point be obtained 1 when the EMF E is greater than 2 volt and 2 when the key K is closed? ठीक है, देखिए कह रहा वाई कैन नॉट द बैलेंस पॉइंट कैन बी ऑब्टेन फर्स्ट पॉइंट व्हेन द ईएमएफ ई ग्रेटर देन 2 वोल्ट। मतलब आपने ड्राइवर सेल लगाया है 2 वोल्ट का और यहाँ लगा दो कितने का, अपन ज़्यादा वोल्टेज का, ठीक है ना। एंड सेकेंड पॉइंट व्हेन द की के इज़ क्लोज्ड, और सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यदि की के को क्लोज किया जाए तो आप जो है आपको बैलेंस पॉइंट क्यों नहीं मिलेगा। चलिए एक तरफ से पहला क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलो भाई करते हैं। पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ो बेटा। पोटेंशियोमीटर, Principle of potentiometer. Potentiometer works on the fact that the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion, provided the wire is of uniform area of cross section and a constant current is flowing through it. ठीक है बच्चों, डायग्राम ध्यान से बना लीजिएगा। ये देख लीजिए डायग्राम, मास्टर बैटरी बी के करंट कंट्रोल करने के लिए रिहोस्टेड एक पूरा वायर, इसके बाद में एक सेल ईएमएफ जिसको टेस्ट करना है, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स और के की वन लगाते हुए, ओके। और यहाँ से जॉकी लेकर के 2 पॉइंट जहाँ भी बैलेंस होना होगा देखा जाएगा। पढ़िए। सपोज ए एंड रो, Suppose A and rho are respectively the area of cross section and specific resistance of the material of the wire. Let V be the potential difference across the portion of the wire of length L whose resistance is R. If I is the current flowing through the wire, then from Ohm's law, V is equal to IR, as R is equal to rho L by A. Therefore, V is equal to I rho L by A, where K is equal to I rho by A. हाँ सब कुछ कांस्टेंट है तो करंट को सॉरी लेंथ को छोड़ के सब कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू L। बच्चों आ गया समझ में, कर लोगे ये? Yes, sir. कर लेंगे। Yes, sir. देखो एरिना V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो V इक्वल्स टू सीरीज पाथ है तो करंट तो फिक्स रहेगी और R की जगह रो एल अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, करंट फिक्स है, रो फिक्स है, तो V केवल किस पे डिपेंड करेगा? L पे। Okay, sir. Okay, that is potential difference across any portion of the potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire of that portion. So V upon L is called potential gradient. So V proportional to L, तो V is equal to क्या होगा? KL. तो V upon L मतलब पर यूनिट लेंथ पे गिरने वाला वोल्टेज, that is called potential gradient. Clear? Yes, sir. Clear. That is the fall of potential per unit length of wire. ये हो गया पहला पार्ट इसका जो पूछा गया इन लोगों ने। हाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ, अब दूसरा पार्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग हाई रेजिस्टेंस R2। क्यों हाई रेजिस्टेंस R2 यूज करते हैं? पढ़िए श्रुति। The purpose of high resistance R2 is to reduce the current of galvanometer. When jockey is far from balance point, this saves the galvanometer and the cell of EMF E from being damaged. Okay. The purpose of high resistance R2 is to reduce the current through the galvanometer. Okay. When jockey is far from balance point, this saves the galvanometer and then cell E being and then the cell of EMF E being from damage. सही बात है। क्या होगा जब जॉकी दूर जाएगी बेटा, जब जिस समय जॉकी दूर जाएगी तो उस समय जो एक्चुअली क्या होती है, करंट जो होती है वो बहुत हाई हो जाती है क्योंकि बैलेंस पॉइंट बहुत आगे मिलेगा। तो इससे इसको डैमेज से बचाने के लिए बस इतना लिख लेना कि करंट से डैमेज को सेव करने के लिए द पर्पस ऑफ हाई रेजिस्टेंस R2 इज टू reduce the current थ्रू द गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ज़्यादा करंट से गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाता है तो उसको बचाने के लिए हम हाई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पॉइंट, When resistance R1 is decreased, the potential gradient of potentiometer wire increases, so balance point J shifts to longer length of wire. जब R आप डिक्रीज कर दोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगी बढ़ जाएगी। द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर इज इंक्रीजेस, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, मतलब पर यूनिट R इज डिक्रीज, R1 को डिक्रीज कर दोगे द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीजेस।
आर को डिक्रीज कर दोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पर यूनिट लेंथ पर फॉल होने वाला वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर आर की वैल्यू कम कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगी। सो द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू वन द लॉन्गर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। हाँ, तो अगर आपको बड़ा वोल्टेज मेज़र करना हो तो उसके लिए आपको आर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप आर को कम करोगे, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखो बेटा, जैसे आप इस रेजिस्टेंस को कम करते हो बच्चों, इस रेजिस्टेंस को जैसे आप कम करते हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज इसके ऊपर गिरेगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ, ज़्यादा वोल्टेज गिरेगा तो वो ज़्यादा वोल्टेज दूर में तो बैलेंस होगा, पास में थोड़ा ना होगा। यस सर। समझ में आया रीना कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। भाई जो ज़्यादा वोल्टेज है वो ज़्यादा दूर में बैलेंस होगा ना? यस सर। ओके, तो यही इसमें बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था इसका, 1 मिनट, सेकेंड पॉइंट हो गया, वाई कैन नॉट द बैलेंस पॉइंट बी ऑब्टेन्ड व्हेन द ईएमएफ ई इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट। देखो R1 की बात की गई थी बेटा, R1 को कम ज़्यादा क्यों रख दिया जाता है सेकेंड केस में, कि हाउ डज द पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट चेंज व्हेन रेजिस्टेंस R1 डिक्रीज। अगर आप इसको डिक्रीज करोगे तो इससे जाने वाली करंट बढ़ जाएगी, तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो ये देर में बैलेंस होगा। समझ में आया श्रुति जो मैंने समझाया अभी? यस सर, आ गया। थर्ड पॉइंट है कि हम बैलेंस पॉइंट क्यों नहीं ऑब्टेन करते हैं जब हम इसको 2 वोल्ट से ज़्यादा लेते हैं या के को क्लोज कर देते हैं, तो हमें बैलेंस पॉइंट क्यों नहीं मिलता है। ओके, चलिए देखते हैं भाई क्यों नहीं मिलता है बैलेंस पॉइंट। हाँ पढ़िए श्रुति। फर्स्ट, द बैलेंस पॉइंट। The balance point is not obtained because maximum EMF across potentiometer wire is 2 volt. सही बात है, और आप 2 वोल्ट से ज़्यादा सेटिस्फाई कराना चाहते हो तो कहाँ से मिल जाएगा? नेक्स्ट, व्हेन के की इज क्लोज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज 0, सो द बैलेंस पॉइंट कैन नॉट बी बिटवीन ए एंड बी। ओके, बिकॉज V equals to KL, V equals to KL, okay, this implies that L equals to 0 for V equals to 0। हाँ सही बात है। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर आपने ये पाथ शॉर्ट कर दिया, देख बेटा ये आपने पाथ जो है इसको 0 कर दिया, मतलब शॉर्ट पाथ। बोलो यस और नो? यस सर। मतलब ये शॉर्ट पाथ पर दिया, मतलब इसका वोल्टेज आपने कितना ले लिया? 0 ले लिया। बेटा शॉर्ट पाथ का वोल्टेज कितना होता है? 0, मतलब ये पाथ आपने 0 कर दिया है, तो 0 वोल्टेज कहाँ पे बैलेंस होगा? बिल्कुल यहाँ पे होगा बेटा, एकदम स्टार्ट में। यस सर। बीच में थोड़ा ना कहीं बैलेंस होगा 0 वोल्टेज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। भाई Yes, देखो, sir. रेजिस्टेंस इन्फिनिटी का मतलब होता है बच्चों ओपन पाथ, और रेजिस्टेंस 0 का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट पाथ। तो आपने इसको शॉर्ट कर दिया है, यदि इस पाथ को आपने शॉर्ट कर दिया है तो शॉर्ट पाथ की लेंथ कितनी आएगी? मतलब ईएमएफ आप 0 दे रहे हो, है ना? आप इसको कितना, कहाँ पे बैलेंस होगा? 0 पे। जब आप ईएमएफ दे ही नहीं रहे हो तो कहाँ पे बैलेंस होगा? 0 पे। क्लियर? क्लियर सर। ओके, ठीक है ना? तो 0 पे बैलेंस होगा। एरिना आपको आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। चलिए ये हो गया। ओके 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 ओके, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला वाला तो बहुत बार आया है। Deduce the expression for the torque experienced by a rectangular loop carrying a steady current I and placed in uniform magnetic field B indicate the direction of the torque acting on the loop। टॉर्क की डायरेक्शन को इंडिकेट करना है कि टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी। चलिए बच्चों जी, तो सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए और इसमें एक लूप बना लीजिए। ये लूप बना हुआ है, मान लीजिए ये जो है लूप जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए। इसका नॉर्मल, अब लूप ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल ऐसा जाएगा, तो इसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक। यस सर। ओके, तो बच्चों अगर ये एंगल नॉर्मल का थीटा है तो आप देख पा रहे हो कि ये जो इसकी खुद की लेंथ का एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि नॉर्मल थीटा पे जा रहा है तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। एरिना बेटा आपको दिक्कत तो नहीं है पढ़ने में? थकी तो नहीं हो? अपना तबीयत खराब थी आपकी?
नो सर, मैं एकदम परफेक्ट हूँ सर, चलो ठीक है कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। ओके। पढ़ो टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप, पढ़िए। Torque on a current carrying loop. Consider a rectangular loop PQRS of length L, breadth B, suspended in a uniform magnetic field B. The length of loop is equal to PQ is equal to RS is equal to L, and breadth is equal to QR is equal to SP is equal to B. Let at any instant the normal to the plane of loop make an angle theta with the direction of magnetic field B vector, and I be the current in the loop. We know that a force acts uh, we know that a force acts on a current carrying wire placed in a magnetic field. Therefore, each side of the loop will experience a force. The net force and torque acting on the loop will be determined by the forces acting on all sides of the loop. Suppose that the force on sides PQ, QR, RS, and SP are F1, F2, F3, and F4 respectively. The sides QR and SP make angle 90 degree minus theta with direction of magnetic field. Therefore, each of the forces F2 and F4 acting on these sides has same magnitude. F dash is equal to BLB sine 90 minus theta is equal to BLB cos theta. BLB cos theta. According to Fleming's left-hand rule, the forces F2 and F4 are equal and opposite, but their line of action is same. Therefore, these forces cancel each other. That is, the resultant force of F2 and F4 is zero. हाँ This the side. बच्चों देखो, ये F2 और F4 पे फोर्स ऊपर और नीचे काम करेंगे तो एक दूसरे को जीरो कर देंगे। बट इस वाले पे आप राइट हैंड लगा के इस पे लेफ्ट हैंड लगा के देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लगा करके देखोगे तो इस वाले पे देखो, अपनी उंगलियां रखो, लेफ्ट हैंड निकालो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ऊपर करंट जा रही, तो देखो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इस पे लग रहा है, दिखाई दिया, अंगूठा अंदर जा रहा होगा आपके स्क्रीन से, दिखाई दिया। अपनी लेफ्ट Yes, sir. पहली चीज लेफ्ट हैंड की मेन फिंगर इस तरफ रखो करें और मिडिल फिंगर ऊपर जान दो, देखो आपका अंगूठा अंदर की ओर जा रहा होगा, जा रहा है, नहीं जा रहा क्या? Yes, sir. जय गया कि नहीं Yes, गया? sir. हाँ, और इस वाले में बाहर आ रहा होगा अंगूठा, इस वाले में देखो मैग्नेटिक फील्ड वही है, करंट बस नीचे कर दो, देखो अंगूठा बाहर आ रहा है, आया? Yes, sir, आया। मतलब Yes, ये sir, आ पार्ट रहा है। अंदर खींच रहा है, ये पार्ट बाहर खींच रहा है, तो लूप क्या होगा बच्चों, इस डायरेक्शन से घूमना शुरू हो जाएगा। हो गया? Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज है ना। Yes, sir. तो इस तरीके से ये जो लूप होगा इधर इधर की तरफ पीछे और इधर से आगे की तरफ अपना घूमना शुरू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए, तो ये हो गया, मतलब इस पर फोर्स जो हो गया दोनों पे जीरो हो गया, इस पे जीरो हो गया। अब देखिए, द फोर्स पी क्यू एंड आर एस करेंट लूप आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देयर फोर मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फोर्सेस F1 एंड F3। अब यहाँ पे जो F1 और F3 है, इस पर ये देखो, अगर ये जो है इस पर जो फोर्स परपेंडिकुलर तो नहीं रखा हुआ है, परपेंडिकुलर होंगी अगर तो लगेगा ILB, अदरवाइज ILB साइन थीटा लगेगा। वेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, द साइड्स PQ एंड RS ऑफ द करेंट लूप आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, therefore the magnitude of each of the force F1 and F3 is equals to ILB। तो देखिए यहाँ पे इस लूप में, हाँ हाँ ठीक है बच्चों, हर वक्त परपेंडिकुलर ही लगेगा क्योंकि ये लूप कैसे भी जाएगा ये चीज़ परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, तो फोर्स लग गया ILB। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखिए, अब हमें निकालनी है दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि एक फोर्स ILB यहाँ लग रहा है, एक फोर्स ILB यहाँ लग रहा है, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है बेटा, B है कि नहीं है बताइए। Yes, sir. अगर आप Yes, इस sir. B को देखना चाहें तो ये दूरी इस तरीके से जाएगी B। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir, हो गया। ओके, ये B हो गया, ठीक है ना, ठीक है, ये B है। अब ये नॉर्मल ऑफ द लूप थीटा है, तो ये वाला जो एंगल भी बनता है बच्चों, ये थीटा बनता है, तो ये वाली चीज़ बन गई B cos थीटा,
और ये जो चीज़ बन गई बी साइन थीटा, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बनेगी, फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या बनेगी, बी साइन थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir, clear. दोनों Yes, sir, फोर्सेस के clear. बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी वो बी साइन थीटा बनेगी। ठीक ना, ये थोड़ा सा 3D डायग्राम है बच्चों। जो दोनों के बीच की डिस्टेंस बनेगी, दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस बनती है वो बनती है बी साइन थीटा। चलिए इसको पढ़ दें अब। यहाँ तक आ गए थे। हाँ पढ़ो एरिना। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, According to the Fleming's left-hand rule, the forces F1 and F3 acting on sides PQ and RS are equal and opposite, but their lines of action are different. Therefore, the resultant force of F1 and F3 is zero, but they form a couple called the deflecting couple. When the normal to plane of loop makes an angle theta with the direction of magnetic field B, the perpendicular distance between F1 and F3 is B sine theta. Therefore, moment of couple or torque tau is equal to magnitude of one force F into perpendicular distance is equal to BIL dot B sine theta is equal to ILB B sine theta. But LB is equal to area of loop is equal to A. Torque tau is equal to IAB sine theta. If the loop contains n turns, then tau is equal to NIAB sine theta. ओके यस। इन वेक्टर फॉर्म, In vector form, tau vector is equal to NIA vector cross B vector. Direction of torque is perpendicular to area of loop as well as the direction of magnetic field, that is along IA vector cross B vector. ओके समझ में आ गया। एरिया और उसके मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ टार्क इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एरिया एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बच्चों? Yes, sir, clear. चलिए Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा पार्ट है। हाँ श्रुति क्वेश्चन पढ़िए। डेड्यूस, Yes, sir. Deduce the expression for magnetic dipole moment of an electron revolving around the nucleus in a circular orbit of radius r. Indicate the direction of the magnetic dipole moment. ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है मूविंग इलेक्ट्रॉन का। मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में घूम रहा है तो हमें उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। चलिए पढ़िए एरिना। Magnetic moment of an electron moving in a circle. Consider an electron revolving around a nucleus n in circular path of radius r with speed v. The revolving electron is equivalent to electric current. I is equal to E by T, where T is period of revolution, is equal to 2 pi r by v. I is equal to E by 2 pi r by v is equal to EV by 2 pi r. Area of current loop, electron orbit, A is equal to pi r square. Magnetic moment due to orbital motion, M is equal to IA is equal to EV by 2 pi r into pi r square is equal to EVR by 2. This equation gives the magnetic dipole moment of a revolving electron. The direction of magnetic moment is along the axis. Relation between magnetic moment and angular momentum. Orbital angular momentum of electron, L is equal to MEVR, where ME is mass of electron. Dividing equation 2 by 3, we get M by L is equal to EVR by 2 by MEVR is equal to E by 2 ME. Magnetic moment, M is equal to E by 2 ME into capital L. This is expression of magnetic moment of revolving electron in terms of angular momentum of electron. In vector form, m vector is equal to minus e by 2me into L vector. यस बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. देखो सबसे पहले क्या करा है बेटा, करंट निकाल ली। करंट को अपन को टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के टर्म्स में करंट आ गई ईवी अपॉन 2 पाई आर, जिससे अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन आई ए हुआ करता है। ओके आई ए, तो दैट इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2। ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम ई इंटू वी इंटू आर। तो एम दोनों को डिवाइड कर दिया, एम एल को मैग्नेटिक मोमेंट और एल को, तो ई वी आर बाई 2 अपॉन एम वी आर से वी आर कैंसिल बच्चों, ई अपॉन 2 एम ई आ गया। तो एम एल इक्वल टू ई अपॉन 2 एम ई इंटू एल। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. ओके Yes, sir, clear. यस ये हो गया बच्चों, ये पूरा हो गया। एंड देन इसके बाद 23 वो कहाँ पहुँच गए, यस
23 पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 श्रुति। Depict the field line pattern due to a current carrying solenoid of finite length. First, in what way do these lines differ from those due to an electric dipole? Second, why can't two magnetic field lines intersect each other? चलिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये सोलेनॉइड अलग कैसे होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। भाई वो ओपन होता है, ये क्लोज होती है, एक बात तो ये है ना। ये देखिए, ये बनाया गया है बच्चों सोलेनॉइड का और ये बनाया गया है इसका, देखिए ठीक है ना। डिफरेंस पढ़ दो एरिना, ये अच्छे समझ में आ गया। देखो ये सोलेनॉइड का है और ये इसका है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। क्लियर? Clear, sir. ओके, पढ़िए बेटा डिफरेंस। फील्ड लाइंस, Field lines of a solenoid form continuous current loops, while in the case of an electric dipole, the field lines begin from a positive charge and end on a negative charge or escape to infinity. Two magnetic field lines cannot intersect because at the point of intersection, these will be two direction. There will be two directions of magnetic field, which is impossible. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? Yes, sir. देखो बेटा, ये कंटिन्यूअस होती हैं और क्लोज लूप बनाती हैं, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? ओपन लूप बनाती हैं। यस और नो? Yes, sir. सर ये इसमें से सोलेनॉइड में सर ये इस डायरेक्शन में क्यों जा रही है लूप? बेटा उसमें नॉर्थ साउथ बना नहीं है। कहाँ लूप में कहाँ जा रही है बेटा? ठीक तो जा रही है। सब बीच में सर लूप जो सर बना रही है। अच्छा, ये जो कह रहे हो, ओके ओके। अच्छा ये बताओ मुझे बेटा, ये यहाँ से जा करके कंप्लीट होके कभी ना कभी तो घूम के आती होगी, बोलो हाँ। हाँ सर। वो नीचे वाला हिस्सा दिखाया नहीं क्योंकि बहुत जगह लग जाती, ऊपर वाले 2-4 दिखा दिए हैं, है ना। ओके सर। अब आप यदि ये पूछो कि सर परफेक्ट सर्कल क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा बीच में यहाँ पे कोर है तो कोर की परमिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा लाइंस उसमें घुसना पसंद करती हैं। बोलो यस। यस सर। और बाहर जाने में इनको दिक्कत होती है, बट मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा, तो बाहर जाती हैं। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो, तो ये हो गया भैया दूसरा पॉइंट भी क्लियर। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 पर ये श्रुति। स्टेट the conditions under which total internal reflection occurs. One face of a prism with a refracting angle of 30 degrees coated with silver. A ray incident on another face at an angle of 45 degree is refracted and reflected from the silver coated face and retraces its path. Find the refractive index of the material of the prism. ओके, पहला पार्ट तो बहुत सही है, समझ में आ रहा है। दूसरा पार्ट में पढ़ देता हूँ। वन फेस ऑफ द प्रिज्म with refracting angle is 30 degree is coated with silver. An incident ray on the another face at an angle 45 degree is refracted and reflected from the silver coated face and retrace its path. Find the refractive index of the material of the prism. तो आपको प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन पे लिखो रीड बिफोर एग्जाम। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसका डायग्राम कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए करके जाना पड़ेगा एक बार आपको, नॉर्मल ये क्लिक नहीं करेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए पहला, तो TIR की कंडीशन बेटा वही है, रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा, इसमें क्या कह रहा है कि एक अपने पास प्रिज्म है जिसमें दो फेस हैं, एक इसमें सिल्वर बाहर की तरफ पुती हुई है और दोनों फेस के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया गया है वो 30 डिग्री है। देख लीजिएगा, वन फेस ऑफ द प्रिज्म विद रिफ्लेक्टिंग एंगल 30 डिग्री। ठीक है ना। मतलब दोनों के बीच का जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, कोटेड विद सिल्वर। अब एक रे जो है इंसिडेंट करती है दूसरी फेस पर 45 डिग्री पर और जा करके फिर रिफ्लेक्ट होती है किससे? सिल्वर वाली पॉलिश्ड वाली सरफेस से। तो आ जाओ करते हैं बेटा। ये देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म ए इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक ना। अब एक रे जो इंसिडेंट नॉर्मली, अगर ये नॉर्मल है, कट 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 ये when ray incident normally on the other face it retraces its path so r2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अगर नॉर्मली आती तो R2 इक्वल टू कितना हो जाता? 0। ठीक है। R1 प्लस R2 इक्वल टू A, R1 प्लस R2 इक्वल टू A, ये किसकी कंडीशन होती है? प्रिज्म की, एंगल की। R1 प्लस R2 इक्वल टू A, तो R1 इज इक्वल टू A माइनस R2 दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 0।
दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसमें पूछा गया है क्या कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ऐसा कुछ क्या।